हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शिक्षा विधेयक अधिनियम शिक्षा का अधिकार विधेयक अधिनियम लेकर आई हूं। इसमें हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमें क्या बतलाता है और इसके क्या क्या प्रावधान हैं और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि सीटेट की परीक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इनके सारे प्रावधानों को समझने के लिए तथा इनको एक एक करके देखना कि ये किस आर्टिकल में है, किसके तहत है, इसके प्रोविजन क्या है, किस उम्र के बच्चे इसमें समाहित हैं, ये सारी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो सबसे पहले ये जो प्रस्ताव आया था तो स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए की व्यवस्था के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा था। लेकिन ब्रिटिश वाले क्यों फिर भारत के हित में सोचने लगे, तो वो निहित स्वार्थों के विरोध के चलते कुछ लोगों ने इसका विरोध किया जिसमें उनका स्वार्थ था। वह प्रस्ताव खारिज हो गया। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम, संविधान के 86 संशोधन में, ठीक है, ये में जो है ये 86 संशोधन में इसको जोड़ा गया, ठीक है। 86वें संशोधन में संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया। 21A जो जोड़ा गया उससे यह प्रावधान हुआ कि राज्य विधि बनाकर, कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करेगा। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करेगा मतलब 6 से 14 साल के सारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित हुआ। क्या हुआ? 2002 में ये जोड़ा गया। इसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है इसको ध्यान रखना है। देखिए, पहला तो है कि कौन सा संशोधन था, तो 86 संशोधन, ठीक है। अमेंडमेंट कौन सा था? 86। संशोधन अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया संशोधन में? 21A लाया गया जो बताया कि राज्य कानून बनाकर किस उम्र से बच्चों का 6 से 14, 6 to 14 years, ठीक है। ये हो गया कि इतना, मतलब इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन गए कि कौन सा संशोधन किस साल में, 21A कौन सा जोड़ा गया, संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया और फिर क्या हुआ, किस साल कितने उम्र के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा अनिवार्य की गई? निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त शिक्षा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम कब पारित हुआ? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 2009 में। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और लागू कब से हुआ? अप्रैल 2010 से। पारित कब हुआ संसद में? तो 2009 में, और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या तय किया गया? इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग कितने बच्चे थे? 6 से 14 वर्ष के 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। मतलब 4.6% बच्चे जो थे 22 करोड़ में से वो विद्यालय नहीं जाते थे। तो 4.6% का मतलब कितना हुआ? 92 लाख बच्चे, ठीक है। अब हम इस उसके बाद है कि जिनकी शिक्षा के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होती है अगले 5 वर्षों में, तो 1.71 लाख करोड़ रुपए की। तो जिस वो उस पैसे में से कितना 1000 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्य को देगा। वित्त आयोग क्या है? सेंट्रल संस्था है। ये किसको देगा? राज्यों को देगा।
तो ये सारी जानकारी हम लोगों को मिली, जिसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले रखा था 18 मार्च 1910 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ब्रिटिश विधान परिषद में, जो खारिज हो गया। फिर शिक्षा का अधिकार का संशोधन 86 संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, उसमें 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि कोई भी राज्य कानून बनाकर 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कंपलसरी करेगा, सबको देना होगा। सब बच्चों को शिक्षा, इस 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा में या स्कूल में लाना होगा और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में। और लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। इसके अंतर्गत क्या हुआ? 6 से 14 साल के 22 करोड़ बच्चे थे, जिसमें से 92 लाख 92 लाख बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे। उनके लिए, उनकी शिक्षा के लिए कितने पैसे के खर्च करने का प्रावधान हुआ? 1.71 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो उसको कौन देगा? वित्त आयोग राज्यों को देगा। तो ये हुआ निःशुल्क शिक्षा और संविधान का अधिनियम और संशोधन। बच्चे किसी भी देश की सर्वोच्च संपत्ति है, क्योंकि वो हमारे भविष्य का आधार है। वे संभावित मानव संसाधन है। मानव संसाधन क्या होता है? जिसका प्रयोग हम किसी भी चीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे मानव संसाधन है। जैसे जंगल, वाटर रिसोर्स, सारे रिसोर्स होते हैं, उसी तरह मनुष्य ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो ये हमारे प्रोबेबल ह्यूमन रिसोर्स हैं। शिक्षा, इन्हें शिक्षित करके हम इनसे ज्यादा, देश में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, देश का ज्यादा विकास कर सकते हैं। शिक्षित और ट्रेन करके इनसे हम ज्यादा इनका आउटपुट ले सकते हैं। शिक्षा क्या है? एक संवैधानिक अधिकार था, अब एक मौलिक अधिकार हो गया। पहले था संवैधानिक अधिकार की राज्य प्रबंध करेगा। अब हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा पाने का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार जो था, अनुच्छेद, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत, अनुच्छेद 41 के तहत शिक्षा का अधिकार जो था वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी। तो शुरुआत में ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्य था, जिसके अनुसार भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व माना गया। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, ठीक है। ये पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत शुरुआत में शिक्षा का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 41 में था, और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो आश्वासन हुआ वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में आया, जो इस प्रकार चलता है के तहत, सिद्धांत के तहत फिर से किया गया था कि राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, मतलब राज्य क्या करेगा? 10 साल की अवधि, संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि के भीतर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सभी बच्चों को मिलेगा, प्रारंभ से जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण करें। मतलब 8 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया, वो अनुच्छेद 45 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 में और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में। भारत देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चे, हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हम इसे फिर से देख रहे हैं कि 2009 में बनाया गया और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो यह कानून क्या है कि हर बच्चे को, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब इसका प्रोविजन या प्रावधान कैसे कैसे होगा ये हम देखते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के 6 दशक पश्चात, 6 दशक का मतलब 60 साल के बाद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ है। ठीक है, यह कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ 2010, 1 अप्रैल 2010 से इसमें
इस शिक्षा का इसे क्या नाम दिया गया? इसे बच्चों के अनिवार्य शिक्षा का, इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा गया, 2009 का नाम दिया गया। ये भी आपका एक प्रश्न बनता है जो किसी टेट या किसी भी टेट एग्जाम में आ सकता है, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो पहला से 8वां है प्राइमरी शिक्षा कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो उतना शिक्षा पाने का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं के लिए निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको समझने की बात है कि गरीब परिवार के जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि वहां की फीस बहुत ज्यादा होती है, वहां का स्टैंडर्ड ज्यादा होता है वहां के बच्चों के साथ। तो लेकिन अब जब हम समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो गरीब घर के हैं, बहुत पिछड़े घर के हैं, उन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में 25% सीट उनके लिए रखा गया कि वहां के टोटल सीट से 25% गरीब परिवार के बच्चों के लिए रखा गया ताकि वे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा का कानून लागू होने से 6 से 14 साल के बच्चों को ना तो स्कूल की फीस देनी होगी, मतलब 8वीं क्लास तक ना तो स्कूल फीस देनी होगी, ना ही यूनिफॉर्म भी स्कूल से मतलब मिलेगा बच्चों को, किताब मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन या मिड डे मील जैसी किसी चीज पर खर्च नहीं करना होगा। क्या होता था कि माँ बाप गरीबी के कारण माता पिता बच्चों को नहीं भेज पाते थे स्कूल, क्योंकि ना तो वो स्कूल की फीस दे पाते थे, ना यूनिफॉर्म खरीद पाते थे, ना किताबें खरीद पाते थे और खाने की भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। इन सब चीजों की व्यवस्था सरकार ने किया, जैसे यूनिफॉर्म, बुक, ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील जैसी चीजों पर बच्चों को ना अगली क्लास में पहुंचने से रोका जाएगा ना निकाला जाएगा। ऐसे बच्चों को अब हम लोगों ने पढ़ा ना वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, तो अब उसमें उसको भी चेक करना था कि सरकार खर्च तो करती है और बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये होता है वेस्टेज कि सरकार ने पैसा लगाया, आप एडमिशन लिए, फिर 1-2 साल में स्कूल छोड़ दिए, तो उसको भी चेक करने के लिए कि जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो पूरी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी कर सके, इसका भी। और स्टैग्नेशन में क्या होता है कि कोई बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, तो वो भी सरकारी खर्चे का व्यय होता है। तो उसको भी चेक करने की, मतलब बच्चों को प्रमोट करते जाना है, अगली क्लास में उनको पहुंचने से रोका नहीं जाएगा, ना ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। बस वो हर क्लास में अगली क्लास से पहुंचते जाएंगे, पहली क्लास से शुरू करेंगे, 8वीं कक्षा तक वो पास करते चले जाएंगे। और कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा, एडमिशन हर स्कूल को लेना होगा। हर 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित अध्यापक होंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत ये भी है कि हर 60 बच्चों पर 2 ट्रेंड टीचर होंगे। जिन स्कूलों में संसाधन नहीं है उन्हें 3 साल के अंदर सुधारा जाएगा, जहां बिल्डिंग नहीं है, जहां ब्लैक बोर्ड नहीं है, छत नहीं है, पढ़ाने के लिए बेंच नहीं है, ये सारी चीजों को सुधारा जाएगा। साथ ही 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक विद्यालय, हर 3 किलोमीटर पर एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा ताकि हर क्षेत्र के बच्चों को स्कूल मिल सके और वो स्कूल जा सके। इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च में 55% कौन देगा? केंद्र। और राज्य कितना देंगे? 45। तो इस तरह से 100% का खर्चा राज्य और केंद्र के बीच में बंट जाएगा। केंद्र ज्यादा खर्च करेगा 55% और 45% राज्य सरकार खर्च करेंगी और इस तरह से हर बच्चे को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। फिर यह कानून क्या है? हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर और अवसर भी देता है, क्योंकि स्कूल खोले जा रहे हैं हर नजदीक हर 3 किलोमीटर पर, बच्चों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि अधिकार भी है कि कोई बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने से कोई स्कूल का प्रिंसिपल या कोई मना नहीं कर सकता। फिर क्या है? प्रत्येक बच्चे को उसके निवास, इसकी मुख्य पहलू, इसके मेन पॉइंट्स हैं
कि प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल मतलब 8 क्लास तक, और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल मतलब 10th क्लास तक का स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा, होना चाहिए। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसे स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है जहां पर संभव नहीं है कि 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के अंदर दोनों तरह के स्कूल उपलब्ध कराए जा सके, तो उसके लिए क्या होगा कि बच्चों को वहां तक पहुंचने के लिए या तो ट्रांसपोर्टेशन बस, स्कूल बस की व्यवस्था हो या तो हॉस्टल की व्यवस्था हो, ताकि बच्चे वहां रहकर पढ़ाई कर सके या बस से आ जा सके। बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा, कोई डोनेशन नहीं मांगेगा, किसी तरह का कोई गलत पैसा नहीं मांगा जाएगा, और इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को भी इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुदान की राशि मांगने पर या साक्षात्कार लेने पर भी भारी दंड का प्रावधान है। क्योंकि क्या है, अनुदान की राशि मांगना या साक्षात्कार लेना, इसका क्या इसकी वजह क्या है, क्यों लोग ऐसे करेंगे? ताकि वो बच्चों को छांट सके कि नहीं आपका बच्चा माता पिता उस लायक नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए हम इनके बच्चे को नहीं लेंगे। ये या तो अनुदान की राशि नहीं दे पा रहे हैं इसलिए इनका एडमिशन नहीं होगा, तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। क्योंकि हर बच्चे को स्कूल लाना है ना, हर बच्चे को शिक्षा देनी है, तो आप इस तरह से इन बहानों से बच्चों को स्कूल में एंट्री देने से रोक नहीं सकते। इसलिए इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई, पेनाल्टी की व्यवस्था की गई। विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का बच्चा विकलांगता से पीड़ित है तो उसे भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार है, और वो मुख्य धारा में बच्चों नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, वो सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। जैसे आजकल है ना, बर्थ सर्टिफिकेट लाओ तो आधार कार्ड लाओ, तो ये सारी चीजें अगर नहीं है, ये सब कागज नहीं है, तो उसको एडमिशन से नहीं रोका जा सकता है। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया की अब फिर एंट्रेंस हो गया, एंट्री हो गया स्कूल में, फिर एडमिशन होने के बाद किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा, और किसी भी बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए नहीं कहा जाएगा। जो बच्चा आया सबको एडमिशन लेना है, उनको पढ़ने से रोका नहीं जा सकता। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से हटाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार खर्च कर रही है। अगर सरकार खर्च करी और जो बच्चा पढ़ाई शुरू कर दिया, अगर 2 साल में छोड़ देता है तो वो सरकार का पैसा वेस्ट हो जाता है वहां पर, क्योंकि वो बच्चा अपनी पूरी पढ़ाई 8 साल तक की शिक्षा पूरी नहीं की। स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक, और हर शिक्षक के लिए एक क्लासरूम और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद क्या है, कोई भी शिक्षक शिक्षिका ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएंगे, ट्यूशन नहीं करेंगे। ऐसे क्या होता है कि ट्यूशन पढ़ाने का जब टीचर लोग शुरू कर देते हैं तो वो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को अच्छा से नहीं पढ़ाते और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो उनके ट्यूशन में आए। तो जो गरीब बच्चे हैं वो तो ट्यूशन नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इस पर रोक लगाया गया। स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से उसको डिमोरलाइज नहीं किया जाएगा बच्चे को, और उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट मारना पीटना नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्र CRC, और तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है। इस अधिनियम के तहत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, अगर किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को कुछ शिकायत हो तो उसके लिए हर स्तर पर अधिकारियों की व्यवस्था है, जहां पर वो जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का दर्जा देने के साथ साथ मूल कर्तव्यों में
बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। किसका? अभिभावकों को। अभिभावक, पेरेंट्स का, गार्जियन का ये कर्तव्य हो गया, मौलिक कर्तव्य कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दिलाएं। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार, बच्चों के माता पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। अब राइट टू एजुकेशन अधिनियम क्या प्रावधान करता है? फिर से इसको हम एक संक्षेप में देख लेते हैं कि किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य क्या है? 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने, अनिवार्य प्रवेश, सबको एडमिशन लेना है, उपस्थिति, क्लास में उपस्थिति भी और प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने का सुनिश्चित करने के लिए सरकार की बाध्यता है कि हर स्कूल को, हर गार्जियन को ये बाध्यता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल ले जाए और हर स्कूल को बाध्यता है कि उन बच्चों का एडमिशन ले। निःशुल्क का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से फीस उसको व्यय नहीं करना है, फीस अदा नहीं करना है, फीस देना नहीं है। कोई भी बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 साल, क्लास 1 से 8 क्लास तक कोई फीस नहीं देना है। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। ये भी करता है कि जो बच्चा एडमिशन नहीं लिया है लेकिन उसका एज अगर ज्यादा है तो एज के हिसाब से उसको उस क्लास में एडमिशन लेना है। ठीक है, पहला क्लास में एडमिशन 6 साल में नहीं लिया, 8 साल में आ रहा है तो उसको दूसरा से तीसरा क्लास में एडमिशन मिलेगा। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी, अभिभावक, कर्तव्यों, दायित्वों, केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को भी निर्दिष्ट करता है। यह शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करने के लिए यह सभी लोगों के जिम्मेदारी को निश्चित करता है। यह नियम राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह क्या तय करता है? यह तय करता है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, लोकल बॉडी का क्या जिम्मेदारी है, स्थानीय अधिकारी जो हैं, फिर अभिभावकों का क्या कर्तव्य और दायित्व है, केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच क्या है, वित्तीय और अन्य जिम्मेदारी कैसे है। हमने देखा ना कि केंद्र सरकार कितना % खर्च करेगी इस पर, 55%, और राज्य सरकार कितना खर्च करेगी तो 45%। तो ये जिम्मेदारी को भी यह निर्दिष्ट करता है, निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। यह छात्र शिक्षक अनुपात भी निश्चित करता है कि हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होगा, भवन, एक कक्षा और इसमें प्रिंसिपल का एक रूम, क्लासरूम, ये सारी चीज, स्कूल के कार्य दिवस, कितना दिन साल में स्कूल का कार्य वर्किंग डे होगा, फिर शिक्षक कितने घंटे कार्य करेंगे, ये सारे मानदंड और मानक को निर्धारित करता है कि टीचर कितने घंटे स्कूल में रहेंगे, बच्चे कितने घंटे स्कूल में रहेंगे, साल में कितना दिन स्कूल खुला रहेगा, स्कूल का भवन कैसा होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, शिक्षक छात्र का अनुपात कैसा होगा, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, ये सारी चीजों को वो निर्धारित करता है। यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक, राज्य हुआ सबसे बड़ा, फिर जिला, फिर ब्लॉक के लिए केवल औसत के बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करता है कि कितना छात्र है, कितना टीचर चाहिए, उसके बाद टीचर का वहां नियुक्ति करता है। नहीं तो जहां ज्यादा टीचर है वहां के टीचर को वहां से वहां भेज देता है डेपुटेशन पे। तो ये क्या करता है, टीचर्स को डेपुटेशन करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जो टीचर की कमी है उसको संतुलित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़ करके शिक्षक, गैर शिक्षक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती का निषेध करता है। तो शिक्षक जो हर चीज पे, हर काम के लिए शिक्षकों को जो लगा दिया जाता है उस पर भी रोक लगाया गया है। शिक्षक किस किस काम में खाली जाएंगे तो वो है जनगणना में और राज्य विधानसभा में उनका इलेक्शन में और संसद का चुनाव होगा, और अगर कोई इमरजेंसी होती है तब उन्हें गैर शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षकों को वहां भेजा जाएगा।
उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी इन स्कूलों में, ताकि शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापक हों और बच्चों को सही शिक्षा मिले। यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को निषिद्ध करता है, रोकता है। इसके तहत आरटीई के तहत ये गैर कानूनी है बच्चों को शारीरिक दंड देना या मानसिक रूप से उत्पीड़न करना, या बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण इंटरव्यू करना, ये भी गलत है। प्रति व्यक्ति शुल्क लेना भी गलत है, और अध्यापक अगर निजी ट्यूशन करते हैं वो भी गलत है, और सरकार की मान्यता के बिना स्कूल को चलाना भी गैर कानूनी माना गया इस अधिनियम के तहत। यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप, जो हमारा संविधान का मूल्य इक्वलिटी, इक्विटी, सोवरेनिटी और डेमोक्रेसी, ये सारी चीज जो हमारे वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो भी पाठ्यक्रम बनेगा वो हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप बनेगा, जो बच्चों के समग्र विकास, बच्चों के ज्ञान, उनकी पॉसिबिलिटी कि वो क्या बनेंगे और उनकी प्रतिभा को निखारने के दिशा में कार्य करेगा, उनके भविष्य संबंधी उनकी जो संभावनाएं हैं, उनकी संभावनाओं को विकास करेगा, और बच्चों को मित्रवत प्रणाली से शिक्षण दिया जाएगा, फ्रेंडली वे में और चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से। चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली, शिक्षण की प्रणाली जो होगी वो बाल केंद्रित होगी। उसके माध्यम से बच्चे का उन्मुक्त विकास पर जोर देगा, उन्हें डर, चोट, चिंता, भय इत्यादि से मुक्त बनाने की कोशिश करेगा। तो आरटीई जो है, राइट टू एजुकेशन जो है, वो बच्चों को एक सहज, सरल और भय मुक्त वातावरण में उनकी रुचि के अनुसार और बाल केंद्रित विधि से शिक्षण प्रदान करेगा, ताकि वो सही रूप से शिक्षित हों और उनका मानसिक, शारीरिक विकास सही हो, वो भय के वातावरण में न जिए। हालांकि इस संदर्भ में ये सत्यता को भी नहीं नकारा जा सकता कि सरकार द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में इस नियम को पारित करके एक बहुत बड़ा चैलेंज को हमने निपटा दिया। मतलब ये बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे तो पार कर लिया, लेकिन अब क्या है, अब चुनौती है कि इतने बड़े देश में और इतना फैला हुआ, इतना वास्ट और इतनी ज्यादा जनसंख्या के लिए समुचित रूप से इसे क्रियान्वित करने के लिए जो वित्त की आवश्यकता, जो धन की आवश्यकता है, वो उतनी नहीं है कि हर 1 किलोमीटर पर स्कूल बने, स्कूल का बिल्डिंग हो, टीचर्स की व्यवस्था हो, उनको सैलरी मिले। तो समयबद्ध तरीकों से उनको जो भी सबकी व्यवस्था करना और उसके लिए धनराशि इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ा चुनौती है। इस चुनौती को जब पूरा किया जाएगा तो आरटीई या शिक्षा अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। ये चूंकि ये संवैधानिक है और इसमें कुछ अपने मन से हमें नहीं बोलना है, इसमें जो जो प्रावधान है उसको हमने डिस्कस कर लिया और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको मैं इंग्लिश में भी लेके आऊंगी। थैंक यू।